अब मज़ीद जान लेते हैं IAS 23 जो कि बोरिंग कॉस्ट से रिलेटेड है, उस IAS के बारे में, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में। जैसे कि लास्ट 2 वीडियोस में हमने तमाम टर्म्स को जो कि IAS 23 कवर करता है उनको देख लिया है। जिस तरह से हमने अभी तक देखा था कि कंपनी जो है वो IAS 23 के मुताबिक 2 तरीकों से अपनी बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकती है, या तो वो स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट के तौर पे कैपिटलाइज करती है या फिर जनरल बोरिंग कॉस्ट के तौर पे कैपिटलाइज करती है। इससे पहले हमने ये जाना था कंपनी की क्या टर्म्स होती हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं IAS 23 के अंदर, और उनको हमने डिवाइन किया था। अब हम मजीद जानेंगे कि कंपनी किस वक्त कमेंसमेंट करती है अपनी बोरिंग कॉस्ट की, किस टाइम बोरिंग कॉस्ट को अपनी बुक्स में से एलिमिनेट करती है। तो उसके लिए चलें अब IAS 23 की बाकी के जो गाइडलाइंस हैं उनको देख लेते हैं। तो अब जान लेते हैं कि कंपनी किस टाइम बोरिंग कॉस्ट को कमेंस करती है। बोरिंग कॉस्ट किस टाइम जो है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट मीट हों तो बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइजेशन उसकी परफॉर्म की जाती है या उसकी कमेंसमेंट की जाती है। तो कैपिटलाइजेशन के लिए मतलब कमेंसमेंट के लिए कंपनी को ये तमाम कंडीशंस जो हैं ये फॉलो करनी ज़रूरी हैं, जिनमें सबसे पहली कंडीशन है वो ये है कि इट इनकर्स एक्सपेंस फॉर द एसेट। जो बोरोइंग कॉस्ट कंपनी ने बोरो की है कॉस्ट, उसने लाजमी जो है वो उसकी वजह से जो एक्सपेंस है वो एसेट पर लगना चाहिए। मतलब कॉस्ट को बोरो करके छोड़ना नहीं है, बल्कि कॉस्ट के अगर जो कॉस्ट की वजह से जो एसेट पर एक्सपेंस इनकर होगा तो ये एक पहली सिचुएशन कंडीशन बनेगी जिसकी बेसिस पर कंपनी अपने बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करेगी। उसके बाद दूसरी ये बात आ गई कि कैपिटलाइजेशन कब की जाएगी, जब बोरिंग कॉस्ट इनकर होगी। बोरिंग कॉस्ट नहीं इनकर होगी तो जाहिर है कि हम कमेंसमेंट नहीं कर सकते। उसके बाद तीसरी जो बात आती है वो ये आती है कि कंपनी जो है वो जो भी एक्टिविटी करती है, IAS 13 ये कहता है कि कंपनी ने वो तमाम एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है जो कि एसेट को यूज या सेल करने की कंडीशन में लाता है। तो अगर ये तमाम तीनों पॉइंट्स जो हैं वो मीट करेगा कोई भी क्वालिफाइड एसेट, तो तब कंपनी उसकी कैपिटलाइजेशन को परफॉर्म करेगी। उसमें ये कि एक्सपेंस लगना चाहिए एसेट पर, बोरोइंग कॉस्ट भी एसेट की इनकर होनी चाहिए, और कंपनी वो तमाम एक्टिविटीज भी परफॉर्म करे जिसकी बेसिस पर कंपनी का जो एसेट है वो इस्तेमाल करने के या सेल करने के काबिल हो जाए। तो यहाँ पर ये तो हमने सबसे पहली चीज देख ली कि कमेंसमेंट की, कि किस टाइम कमेंसमेंट की जाती है किसी एसेट की या किस टाइम उसको कैपिटलाइज किया जाता है। अब एसेट की बोरोइंग कॉस्ट की सस्पेंशन कब की जाती है, कब उसको खत्म कर दिया जाता है, तो उसके लिए भी IAS 23 कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू ये जाना जाएगा कि कंपनी ने किस वक्त कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट को सस्पेंड करना है। मतलब किस पॉइंट पर कंपनी ने उसकी कैपिटलाइजेशन को खत्म करना है, उसको भी IAS 23 ने एक्सप्लेन किया है। किस तरह से एक्सप्लेन किया है कि कंपनी के क्वालिफाइड एसेट की जब एक्टिव डेवलपमेंट सस्पेंड हो जाएगी, एक्टिव डेवलपमेंट जब उसकी एंड होगी, खत्म होगी, तो उस एक्सटेंडेड पीरियड के टाइम में कंपनी जो है वो अपनी बोरोइंग कॉस्ट को सस्पेंड कर देगी। मतलब लेट सपोज कि क्वालिफाइंग एसिड जो है वो बन चुका है, अब उसकी एक्टिव डेवलपमेंट खत्म हो गई है। जिस तरह से एक प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, उसने लगना है, अब वो प्लांट जो है वो लग चुका है, प्लांट की इंस्टॉलेशन जो है वो हो चुकी है। अब अगर प्लांट की इंस्टॉलेशन हो चुकी है, वो काम करने की सिचुएशन में आ गया है, तो मतलब कि उसकी एक्टिव डेवलपमेंट जो है वो सस्पेंड हो गई है। तो जिस टाइम पीरियड में एक्टिव डेवलपमेंट सस्पेंड हो जाएगी, उस एक्सटेंडेड टाइम पीरियड के दौरान कंपनी जो क्वालिफाइंग एसेट है उसकी कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट को सस्पेंड कर देगी। तो ये जो गाइडलाइन है ये IAS 23 ने कंपनी के जो बोरोइंग कॉस्ट है उसकी सस्पेंशन के बारे में दी है। अब अगर सीज के बारे में देखा जाए कि कहाँ पे कंपनी रोक देगी, सीज कर देगी, मतलब उससे आगे नहीं चलाएगी अपनी बोरोइंग कॉस्ट को, कब नहीं चलाएगी उस सिचुएशन को देखते हैं।
तो उससे पहले सस्पेंड का ये मतलब है कि कुछ टाइम के लिए रुकी है, लेकिन सीज के बाद कंपनी उस क्वालिफाइड एसेट के ऊपर कुछ भी मजीद बोरोइंग कॉस्ट अप्लाई नहीं करेगी, क्योंकि सीज कर दी गई है, अब बिल्कुल जो है वो खत्म कर दी जाएगी। सीज कंपनी कब करती है अपने क्वालिफाइंग एसेट की कैपिटलाइजेशन को? जब कंपनी तमाम एक्टिविटीज, क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड तमाम एक्टिविटीज को कंप्लीट कर ले, मतलब अब वो यूज करने की हालत में आ जाए या सेल करने की हालत में आ जाए और उसके ऊपर मजीद कोई एक्सपेंस या टाइम नहीं लगेगा, मतलब अब एसेट जो है वो फुल फ्लेज कंप्लीट है, तो उस सूरत में कंपनी बोरोइंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन को सीज कर देगी। मतलब इससे आगे इस क्वालिफाइंग एसेट के लिए बिल्कुल भी जो बोरोइंग कॉस्ट है वो नहीं कैपिटलाइज की जाएगी। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि कमेंसमेंट कब की जाती है, सस्पेंशन कब की जाती है और सीजेशन कब की जाती है। अब हम ये देखेंगे कि अगर IAS 23 को एक डिसीजन ट्री में रिप्रेजेंट किया जाए तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो डिसीजन ट्री में हम क्या करेंगे कि जितनी भी स्टैंडर्ड से रिलेटेड मेन रिक्वायरमेंट्स हैं उन तमाम को हम समराइज करके यहाँ पर लिख देंगे। तो अब चलते हैं, देखते हैं डिसीजन ट्री किस तरह से बन सकता है IAS 23 के लिए। अब यहाँ पर जो डिसीजन ट्री हमें नजर आ रहा है, ये डिसीजन ट्री IAS 23 को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले तो कंपनी ने पहला पॉइंट डिसीजन लेते हुए ये देखना है कि क्या जो क्वालिफाइंग एसेट है जो कि कंपनी पोजेस कर रही है, मतलब कंपनी के पास जो क्वालिफाइंग एसेट है, क्या उस पर बोरोइंग कॉस्ट इनकर हुई है। अगर तो बोरोइंग कॉस्ट नहीं इनकर हुई तो उसकी कैपिटलाइजेशन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। वो क्यों एप्लीकेबल नहीं होगी कि जब बोरोइंग कॉस्ट है ही नहीं, जब क्वालिफाइंग एसेट के लिए कोई पैसे बोरो किए ही नहीं गए तो फिर बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर अगर बोरोइंग कॉस्ट नहीं लगी किसी एसेट पर तो इसका ये मतलब हो गया कि कंपनी उस एसेट से रिलेटेड बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं कर सकती। अब अगर कंपनी जो क्वालिफाइंग एसेट पोजेस कर रही है, जो कंपनी का क्वालिफाइंग एसेट है, अगर तो उसके ऊपर बोरोइंग कॉस्ट इनकर हुई है, यस अगर बोरोइंग कॉस्ट इनकर हुई है, तब कंपनी क्या करेगी कि जो क्वालिफाइंग एसेट है उसको देखा जाएगा कि क्या वो स्टैंडर्ड के स्कोप में एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। अब यहाँ पे कौन सा स्टैंडर्ड है? स्टैंडर्ड है IAS 23। कंपनी ये देखेगी कि क्या जो उसका क्वालिफाइंग एसेट जिसके ऊपर बोरोइंग कॉस्ट इनकर हुई है वो IAS 23 के मुताबिक एक क्वालिफाइंग एसेट है या नहीं है। अगर तो नहीं है स्कोप के अंदर तो कंपनी क्या करेगी कि कंपनी जो है एंटिटी में इलेक्ट टू कैपिटलाइज बोरोइंग कॉस्ट, कंपनी कैपिटलाइज कर सकती भी है और नहीं भी कर सकती। यहाँ पर ये सिचुएशन आ जाएगी। दूसरी बात कि अगर कंपनी की जो क्वालिफाइंग एसेट है वो स्टैंडर्ड में फॉल कर रहा है, स्टैंडर्ड के स्कोप में, तो फिर कमेंसमेंट डेट जो है वो बताई जाएगी। कमेंसमेंट डेट वो जिस डेट पर कंपनी IAS 23 अप्लाई करने के काबिल होती है और जिस डेट पर अप्लाई करती है वो डेट, जिसको कि हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस भी कर चुके हैं। कंपनी सबसे पहले कमेंसमेंट डेट अप्लाई करेगी, फिर कंपनी देखेगी कि जो बोरोइंग है वो स्पेसिफिक बोरोइंग है या वो जनरल बोरोइंग है। जब ये डिफाइन हो जाएगा कि स्पेसिफिक बोरोइंग है या जनरल बोरोइंग है तो उसकी बेसिस पर फिर एंटिटी अपनी बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर देगी। अगर स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट होगी तो स्पेसिफिक को जिस तरह अप्लाई किया था उस तरह से करेगी। अगर जनरल बोरोइंग कॉस्ट होगी तो कैपिटलाइजेशन रेट लगाकर कंपनी जो है वो अपनी जो बोरोइंग कॉस्ट है उसको कैपिटलाइज कर देगी। तो यहाँ पर एक छोटा सा जो हमने डिसीजन ट्री देखा है उसके मुताबिक हम यहाँ जान चुके हैं कि IAS 23 के अंदर इस तरह से किसी भी एसेट को देखा जाता है कि उसकी बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है या नहीं करना। अब IAS 23 एक और कंडीशन देता है जिसमें IAS 23 ये कहता है कि अगर कैरिंग अमाउंट एक्सेस करे, किस चीज से एक्सेस करे कैरिंग अमाउंट, अगर कैरिंग अमाउंट नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब NRV से ज्यादा हो तो उस केस में IAS 23 के मुताबिक उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो अगर कैरिंग वैल्यू नेट रियलाइजेबल वैल्यू से ज्यादा है, लेट्स सपोज कि अब जो कैरिंग वैल्यू है, एक कंपनी है XYZ जिसका क्वालिफाइंग एसेट है
उसकी क्वालिफाइंग एसेट की जो कैरिंग वैल्यू है, जो बुक्स में उसकी वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 10,000 रुपए की। लेकिन नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब अगर कंपनी इस एसेट को मार्केट में सेल करे, जैसे हम ऊपर बात कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की, अगर कंपनी इस प्लांट को बाहर मार्केट में सेल करे तो उससे वो 8,000 रुपीज रियलाइज करा सकते हैं। तो ये हो गई नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैरिंग वैल्यू ज्यादा है और नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम है। इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 2,000 रुपए का। अब कंपनी क्या करेगी कि इस 2,000 रुपए को राइट ऑफ कर देगी। IAS 23 में ये कहा जाता है कि अगर इस तरह की सिचुएशन है कि कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो रही है नेट रियलाइजेबल वैल्यू से, तो कंपनी जो डिफरेंस है उसको राइट ऑफ कर देगी। और राइट ऑफ करने के लिए कंपनी जो है वो इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट पर जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होता है, इस IAS को फॉलो करके, जो कि इम्पेयरमेंट ऑफ नेट इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स है, उसको फॉलो करके फिर इसके राइट ऑफ को ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ तक हमने तमाम जो पॉइंट्स थे IAS 23 के वो कंसीडर कर लिए हैं। अब लास्ट में जो एक पॉइंट बच जाता है, जो कि मेन पॉइंट है, वो ये है कि कंपनी ने इस बोरिंग कॉस्ट को आखिर डिस्क्लोज कहाँ करना है। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपनी ने अपनी बोरिंग कॉस्ट को कहाँ पे कैपिटलाइज करना है, कहाँ पे उसका डिस्क्लोजर देना है, कहाँ पे उसको शो करना है। तो उसके लिए दो पॉइंट्स हैं जहां पर कंपनी ने डिस्क्लोज करना है। एक कि जो अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट है उसको ड्यूरिंग द पीरियड जो है वो डिस्क्लोज कर दिया जाएगा। मतलब स्टेटमेंट्स में उसको ड्यूरिंग द पीरियड ही शो कर दिया जाएगा। जिस पीरियड में ये बोरिंग कॉस्ट इनकर करेगी उस पीरियड में ही उसको शो कर देंगे। दूसरा, कंपनी ने अलग से एक डिस्क्लोजर देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ कि कंपनी का जो कैपिटलाइजेशन रेट है उसकी बेसिस पर जो बोरोइंग कॉस्ट कैलकुलेट की है, जिसको कैपिटलाइज करना है, उसको सेपरेटली डिस्क्लोजर दे के शो किया जाएगा कि कैपिटलाइजेशन रेट जो है वो फलां फंड की बेसिस पर कैलकुलेट हुआ है। मतलब डिफरेंट फंड्स होते हैं, उनकी बेसिस पर जो है वो एवरेज कैलकुलेट की गई है, उन फंड्स को शो करना है और साथ में वो रेट शो करना है जो कि कैपिटलाइजेशन का निकलेगा। और उस रेट की बेसिस पर जो बोरोइंग कॉस्ट आएगी उससे रिलेटेड एक स्पेसिफिक डिस्क्लोजर देना है जो कि ओनली बोरोइंग कॉस्ट से डील करेगा। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जान लिया कि IAS 23 में कौन कौन सी मेन रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको फॉलो किया जाता है। और हमने इस वीडियो में IAS 23 के तमाम कंसेप्ट्स को कंप्लीट कर लिया और हमने ये जान लिया कि IAS 23 में बोरोइंग कॉस्ट को किस तरह से कोई भी कंपनी ट्रीट कर सकती है।